हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में बिल्कुल लगे होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि कुछ ही दिन आपके एग्ज़ाम्स के लिए बचे हुए हैं। तो बिल्कुल एक एक मिनट्स का आप जो है वो अच्छे से यूटिलाइज़ करिए और जितनी भी चीज़ें पढ़ाई गई हैं उसको बिल्कुल रिवाइज़ करते रहिए। तो आइए स्टूडेंट्स, हम अपनी क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक होगा स्टूडेंट्स, वो होगा आपको फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी फर्स्ट। और इसमें जो मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो है वर्गीकरण विज्ञान या टैक्सोनॉमी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से। कई सारे शॉर्ट नोट से क्वेश्चन और लॉन्ग नोट से क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में और कई सारे कंपटीशन एग्ज़ाम में भी इससे रिलेटेड प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। तो एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है आपका टैक्सोनॉमी। आइए स्टूडेंट, मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि वर्गीकरण विज्ञान या टैक्सोनॉमी, तो टैक्सोनॉमी के अंतर्गत या वर्गीकरण विज्ञान के अंतर्गत हम किसी भी जो जितने भी जीव जंतु हैं प्रकृति में, ठीक है, उनको हम अलग अलग वर्ग में क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, हम उनके जो है वो बनावट के आधार पे, उनके जो है वो रहन सहन फंक्शनल यूनिट यानी उनके कार्यात्मक और उनके व्यवहारात्मक और उनकी संरचना के आधार पे प्रत्येक जीव को अलग अलग जो है वो वर्ग में, अलग अलग क्लास में, अलग अलग स्पीसीज में जो है वो अलग अलग फैमिली में उसको डिवाइड किया गया है और उसको एक नाम जो है वो दिया गया है। ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत की गई हैं? ये वर्गीकरण विज्ञान के अंतर्गत की गई हैं। ठीक है, आइए हम इसकी डिफिनीशन आपको बताते हैं कि क्या क्या इसमें हमको पढ़ना है। सबसे पहला क्या है कि टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकरण विज्ञान। ठीक है, वर्गीकरण विज्ञान जो है, अथवा इसको हम वर्गिकी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वर्गिकी जीव विज्ञान के नाम से भी हम जानते हैं कि यह इसकी एक शाखा है। ठीक है, ये एंटोमोलॉजी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वर्गीकरण नाम पद्धति और विविधता की व्याख्या का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत देखिए, किसी भी जीव की पहचान हम कैसे करते हैं। किसी भी जीव जंतु हो, कोई पशु पक्षी हो, कोई पेड़ पौधा हो, जितने भी जीवित जीव हैं, लिविंग ऑर्गेनिम्स हैं, उनकी हम पहचान कैसे करते हैं? उनकी हम सही पहचान करने के लिए उनके जो है वो जाति को, उनके वंश को, उनकी जो है वो फैमिली क्या है, उनका स्पीसीज क्या है, उनका जीनस क्या है, इन सभी चीज़ों को हम पता लगाते हैं, तब उनकी हम सही पहचान जो है वो कर पाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की पहचान करना है तो हम पहले उसको देखते हैं कहाँ का रहने वाला है, इसके फैमिली बैकग्राउंड क्या है, किस परिवार से बिलोंग करता है, ये सारी चीज़ें हम जो है वो पहले सर्च करते हैं। फिर उसके बारे में उसकी पहचान, उसकी सही पहचान हम व्यक्ति की आसानी से तभी कर पाते हैं जब उसके बारे में उसका रहन, कहाँ का रहने वाला है और उसका परिवार कैसा, किस परिवार से बिलोंग करता है, किस जात से बिलोंग करता है, ये सी चीज़ हम पता करते हैं। तो उसी प्रकार से किसी भी जीव की पहचान के लिए, किसी भी पेड़ पौधे की पहचान के लिए उसके जो भी उसका वंश, स्पीसीज, जाति आदि को हम जो है वो जब सही रूप से पहचानते हैं तभी उसका नामकरण, उसका आइडेंटिफिकेशन हम कर पाते हैं। और एक चीज़ है कि प्रत्येक जीव का जो है वो जो नामकरण किया गया है, नॉमेनक्लेचर किया गया है, वो भी उसी के आधार पे किया जाता है। ठीक है, कि उसका जो है वो स्पीसीज क्या है, उसका जीनस क्या है, उसका फैमिली क्या है, तो उसका जो है वो फाइलम क्या है। ठीक है, तो उसी के आधार पे उसका नामांकन जो है वो किया गया है। और एक नामांकन जो किया गया है, जो इंटरनेशनल जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर है, वो किसी जीव का एक नामांकन जो है वो करता है और प्रत्येक देश में उसी का वो नामांकन जो करता है उसी को जो है वो मान्य होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम आपको बताएंगे इसके बारे में। तो वर्गीकरण जो विज्ञान है को समझने के लिए वर्गीकरण का नाम पद्धति का ज्ञान आवश्यक होता है। तो यानी वर्गीकरण जो टैक्सोनॉमी साइंस है, जो टैक्सोनॉमी विज्ञान है, उसको जो है हम समझने के लिए सबसे पहले हमको वर्गीकरण तथा नाम पद्धति, ठीक है, वर्गीकरण और नाम पद्धति यानी नॉमेनक्लेचर, ठीक है, जो नामकरण पद्धति है उसका ज्ञान हमको आवश्यक होना चाहिए। टैक्सोनॉमी का स्टडी हम तभी कर सकते हैं जब हमको जितने भी किस प्रकार से क्लासिफाई किया गया है और कोई भी जीव का नामांकन कैसे किया गया है ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है वर्गीकरण विज्ञान या टैक्सोनॉमी।
वर्गीकरण एक निश्चित पद्धति के अनुसार समानता तथा पारस्परिक संबंधों के आधार पर जीवधारियों को अलग अलग समूहों में रखने की व्यवस्था होती है। ठीक है, तो वर्गीकरण एक प्रकार का ऐसा विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम जो है वो जीवों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई के आधार पे, उनकी समानता के आधार पे, उनकी विविधता के अनुसार जो है वो उनको हम एक क्रम में जब व्यवस्थित करते हैं, एक सही क्रम में उनका अध्ययन करने के लिए, क्योंकि किसी भी जीव जंतु का एक सही क्रम में अध्ययन करने के लिए उनका एक व्यवस्थित रूप देते हैं, वही क्या होता है, टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण विज्ञान जो है वो कहलाता है। ठीक है, तो जीवधारियों क्या करते हैं, अलग अलग समूहों में बांटते हैं और उसकी रखने की व्यवस्था को ही टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण कहते हैं। इसमें जो होता है, जो सबसे बड़ा विभाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, फाइलम कहते हैं। ठीक है, वर्गीकरण विज्ञान में या टैक्सोनॉमी में जो सबसे बड़ा वर्ग होता है, सबसे बड़ा जो विभाग होता है उसको हम क्या कहते हैं, फाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइलम या हिंदी में संघ कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद क्रमशः जो है क्या आता है, वर्ग आता है, क्लास आता है, ऑर्डर आता है, फैमिली आता है, जीनस आता है और स्पीसीज आती है और सब स्पीसीज आती है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो विभाग होता है उसे हम फाइलम कहते हैं और उसके बाद वर्ग आता है जिसको हम क्लास कहते हैं, गण आता है, ऑर्डर, कुल, फैमिली, वंश, जीनस और जाति, स्पीसीज और उपजाति यानी सब स्पीसीज आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो जो सबसे बड़ा विभाग होता है टैक्सोनॉमी का वो होता है फाइलम। फाइलम के बाद क्लास आता है, फिर ऑर्डर आता है, फैमिली आता है, जीनस आता है, स्पीसीज आता है और सब स्पीसीज। इस क्रम में हम किसी जीव के नाम को, इस क्रम में ही किसी जीव को हम क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं और एक सिस्टमेटिक क्लासीफाई हम जो है वो करते हैं। जब हम एक सिस्टमेटिक क्लासीफाई की करते हैं तो प्रत्येक जीव को इसी वर्ग में जो है वो रखा जाता है, फाइलम, ऑर्डर, ठीक है, फैमिली, जीनस, स्पीसीज और सब स्पीसीज। ठीक है, ये सारे जो है वो सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन के जो है वो पार्ट होते हैं। अब फाइलम की बात करें तो फाइलम जो होता है वो वर्गीकरण में एक बड़ा प्रमुख विभाग होता है जो वर्गक टैक्सॉन जिसमें इस वर्ग में आते हैं। ठीक है, तो जो वर्गीकरण विज्ञान टैक्सोनॉमी होता है उसमें एक वर्गक होता है जो टैक्सॉन जिसको कहते हैं। तो प्रत्येक टैक्सॉन को जो है वो एक संघ का जो है वो भाग होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो भाग होता है उसे हम फाइलम कहते हैं। इसके बाद क्लास की बात आती है, वर्ग। तो जीव जगत में वर्गीकरण की एक इकाई जो फाइलम संघ का नाम उच्चतर इकाई का विभाग होती है, यानी जो फाइलम होता है, जो संघ होता है, उसी का एक सब डिवीज़न होता है, उसी का एक विभाग होता है जिसे हम क्लास कहते हैं। तो सबसे बड़ा विभाग जो हो गया वो हो गया फाइलम और उसके बाद जो उसका भी पार्ट हो गया वो हो गया क्लास। ठीक है, तो फाइलम का एक पार्ट होता है या उसका उपविभाग होता है जिसे हम क्लास कहते हैं। प्रत्येक क्लास में एक अनेक निम्नतर विभाग होते हैं जिन्हें ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक क्लास में निम्नतर विभाग होते हैं यानी निम्नतर डिपार्टमेंट होते हैं जिन्हें हम ऑर्डर के नाम से जानते हैं। इसके बाद ऑर्डर क्या होता है, जीवधारियों के वर्गीकरण का एक स्तर या श्रेणी जिसके पहले वर्ग और बाद में कुल फैमिली आते हैं। ठीक है, तो जीवधारियों का एक ऐसा क्लासिफिकेशन होता है जिसके पहले जो है क्लास आता है और बाद में उसके क्या आता है, फैमिली आती है, परिवार आता है। उसे हम किस नाम से जानते हैं, उसको हम जानते हैं ऑर्डर के नाम से। इसके बाद फैमिली की बात करें तो फैमिली जो कुल होता है वो प्राणियों के वर्गीकरण में प्रयुक्त समूहवाची संकल्पना या इकाई जो गण ऑर्डर का उपविभाग होती है और जिसमें एक या अधिक वंश जीनस होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फैमिली कहते हैं। ठीक है, तो प्राणियों के वर्गीकरण में समूह, प्रत्येक समूहवाची संकल्पना या इकाई जो गण ऑर्डर या उपविभाग होती है और जिसमें एक या अधिक जो है वो वंश पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फैमिली कहते हैं। इसके बाद जीनस की बात करें या फिर वंश की बात करें तो समान लक्षणों वाले जीवधारियों का विशिष्ट समूह टैक्सॉन जिसमें प्रायः कई स्पीसीज होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, जीनस कहते हैं। जीनस में क्या होती है कि एक समान जो है वो एक समान लक्षणों वाली किसी भी जीव की, किसी भी पेड़ पौधे की कई सारी स्पीसीज, कई सारी जातियां होती हैं जिसे हम वंश या जीनस के नाम से जानते हैं। ये जो दुपद नामावली या बायनोमियल नोमेनक्लेचर में पहला नाम वंश होता है जो रोमन लिपि में बड़े अक्षर में
से प्रारंभ में लिखा जाता है। ठीक है, तो जो दो नॉमिनल बाइनॉमिनल नॉमेनक्लेचर है या दो नॉमिनल नॉमेनक्लेचर प्रणाली है, उसमें क्या होता है कि उसमें दो अक्षरों में नाम लिखा जाता है वंश का, और पहला जो होता है वो हमेशा किस वर्ड में होता है, वो रोमन यानी इटैलिक वर्ड में होता है। किस वर्ड में होता है, इटैलिक वर्ड में होता है। इटैलिक वर्ड में जो है वो लिखा जाता है, और बड़े अक्षर यानी कैपिटल में लिखा जाता है। तो द्वि नामकरण पद्धति में जो नामकरण होता है किसी भी जीव का, वो जो है वो रोमन लिपि यानी इटैलिक वर्ड में लिखा जाता है और कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। ये नियमता जो है वो उसमें होता है। ठीक है, इसके बाद स्पीसीज, तो किसी भी जो स्पीसीज होती है जिसे हम जाति कहते हैं, तो कि जीवधारियों में वर्गीकरण की एक निम्नतम इकाई जिसमें ऐसे जीव आते हैं जो संरचनात्मक और कार्यात्मक दृष्टि से लगभग समान होते हैं और प्राकृतिक अवस्था में केवल आपस में प्रजनन करते हैं। ठीक है, तो स्पीसीज यानी जात की बात करें तो स्पीसीज के अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, कार्यात्मक और जो है मतलब जो बनावट संरचनात्मक और कार्यात्मक आधार पे एक समान होते हैं और रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया करते हैं और अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। वो सारे जीव जो है वो जात या स्पीसीज के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, वो एक ही जाति के होते हैं, जो ऐसे जीव जो देखने में एक समान हो और उनके कार्य करने की जो कार्यात्मक प्रणाली है वो भी एक समान हो, तथा वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन प्रजनन करके अपनी संतति को बढ़ाने का काम करते हैं। वो सारे जो है वो एक ही जात के जीव जो है वो कहे जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक या अधिक जात का समूह वंश कहलाता है और स्वयं जात में भी कई उपजाति और प्रजातियों का प्रभेद हो सकता है और किसी जात में कई स्पीसीज होती हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी पेड़ पौधे की है तो उसकी कई अलग अलग स्पीसीज होती हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये नींबू वर्गीय फल हो गया, तो नींबू वर्गीय में कई सारे स्पीसीज होते हैं। ठीक है, आपका जो है वो कागजी नींबू हो गया, छोटा नींबू, संतरा हो गया, मौसम्बी हो गया, कई सारी नींबू की प्रजातियां होती हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गई, सब स्पीसीज हो गई। आम की देखिए, आम में कई सारी वैरायटीज होती हैं, फसलों में कई सारी वैरायटी होती हैं। तो एक ही जाति में, एक ही स्पीसीज में कई सारी जो है वो उपजातियां हो सकती हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया आपका स्पीसीज के बारे में। अब सब स्पीसीज क्या होती हैं, जिसको हम सहोदर जाति कहते हैं, तो वे जातियां जो आकारिकी मॉर्फोलॉजिकल लक्षणों के आधार पर विभेदित नहीं की जा सकती हैं। तो ऐसी स्पीसीज जो है, सब स्पीसीज क्या होती हैं, ऐसी जातियां जो मॉर्फोलॉजिकल यानी बनावट के आधार पे, किसी जीव की बनावट के आधार पे जो है वो उनको हम नहीं बांट सकते हैं, वो उसकी क्या कहती हैं, सहोदर या सबलिंग जो है वो जातियां कहलाती हैं। इसके बाद टैक्सॉन की बात करें तो टैक्सॉन क्या होता है, वह वर्ग की समूह जो दूसरे ऐसे समूह से पर्याप्त रूप से भिन्न होता है, इसे नाम से विभेदित किया जा सकता है तथा वर्गीकरण की निश्चित श्रेणी में रखा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, टैक्सॉन कहते हैं। टैक्सॉन इज द पार्ट ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण का जो सबसे बड़ा पार्ट होता है वो टैक्सॉन होता है, और कई सारे टैक्सॉन मिला के जो है वो फाइलम बनता है। ठीक है, तो टैक्सॉन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टैक्सोनॉमी। ठीक है, एक बड़ा समूह, किसी भी जीव का जो है वो एक पर्याप्त बड़ा समूह होता है, उसे हम क्या कहते हैं, टैक्सॉन कहते हैं। इसके बाद बायोटाइप की बात करें, यानी जीव प्रारूप क्या होता है, तो बायोटाइप जो है वो किसी जाति में एक उप समूह का उपस्थित होना जो प्रायः समान अनुवांशिक गुण रखते हैं परंतु शरीर क्रियात्मक गुणों में फिजियोलॉजिकल में अंतर होते हैं। ठीक है, ऐसी जातियां, ठीक है ना, किसी भी जीव की ऐसी जातियां जो अनुवांशिक रूप से तो एक समान हैं, ठीक है, लेकिन फंक्शनल यूनिट जो है, कार्यात्मक रूप से कार्य करने की प्रणाली उनकी भिन्न भिन्न है। ठीक है, कोई भी जाति हो, कोई भी स्पीसीज हो, वो कार्यात्मक अनुवांशिक रूप से तो सेम हो, लेकिन कार्यात्मक रूप से फंक्शनल जो उनकी यूनिट है, जो उनका हैबिटेट है, वो भिन्न होता है। उसे हम क्या कहते हैं, बायोटाइप स्पीसीज के नाम से जानते हैं, जिसे हिंदी में जीव प्रारूप कहते हैं। ठीक है, क्रियात्मक गुणों में इनके क्या होता है, जो इनको फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, जो क्रियात्मक गुण होते हैं वो भिन्न होते हैं, और आनुवांशिक रूप से आनुवांशिक गुण जेनेटिक जो है वो कैरेक्टर क्या होते हैं, सेम होते हैं। ऐसे स्पीसीज जो है वो आपके बायोटाइप जो है वो स्पीसीज कहलाते हैं। इसके बाद जीवों का नामकरण, नॉमेनक्लेचर ऑफ लिविंग बीइंग। ठीक है,
तो जीवों का नामकरण कैसे हुआ, किस प्रकार, ये तो हमने अभी आपको बताया जो है वो कि किस प्रकार से क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, जो टैक्सोनॉमी है उसको किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, किसी भी जीव का जो सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन है वो किस प्रकार से किया जाता है, वो हमने आपको बताया। अब बात आती है कि जीवों का नामकरण कैसे किया गया है, नॉमेनक्लेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी देखिए सीधी सी बात यह है कि किसी भी जीव का नामकरण जो है वो क्यों किया गया है, क्योंकि अगर किसी जीव की पहचान करनी है तो उसका नामकरण आवश्यक है। मान लीजिए किसी भी जीव को, कोई पेड़ पौधा है, कोई व्यक्ति है, कोई भी पशु पक्षी है, कुछ भी है, तो उसको हम कैसे जो है वो बुलाएंगे। ठीक है, उसका कोई विशेष नाम होगा तभी उसको हम बुलाएंगे, बताएंगे, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, जब उसका नाम ही कोई नहीं होगा तो हम कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो नॉमेनक्लेचर कैसे हुआ, कैसे किसी जीवधारी का नामांकरण किया गया, इस पे हम फोकस करते हैं। ठीक है, तो जीव विज्ञान में एक अंतर्राष्ट्रीय विषय है तथा इसका अध्ययन सभी जगह जो है वो किया जाता है। तो जो बायोलॉजी है ये क्या है, इंटरनेशनल सब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ इसका अध्ययन जो है वो प्रत्येक विषय से जुड़ा हुआ विषय है और इसका प्रत्येक देश में प्रत्येक, क्योंकि जीव से संबंधित है और जीव प्रत्येक जगह पाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक देश में प्रत्येक जगह जो है वो जीव मौजूद होता है, हर एक कंट्री में। तो इसका जो है वो इंटरनेशनल एक सब्जेक्ट है जो है आपका बायोलॉजी। ठीक है, तो बायोलॉजी में क्या कहता है कि इसमें हम ऐसी स्थिति में एक ही जीव का अलग अलग जो है वो स्थानों पर अलग अलग नाम जानने पर अध्ययन में भारी असुविधा होती है। तो प्रत्येक जीव प्रत्येक देश में पाया जाता है, अगर उसका अलग अलग नाम होगा तो उस पर कोई रिसर्च होगा, कोई अनुसंधान होगा, कोई कार्य होगा, तो फिर उसको समझने में क्या होगी, भिन्नता होगी। जैसे हमारे लोकल नेम पे, जैसे हमारा क्षेत्रीय लेवल पे क्या होता है, कुछ चीज़ें हैं, कुछ फसलें हैं जिसको अलग अलग नाम से जानते हैं। ठीक है, कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे जीव जंतु हैं, उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, जैसे एक राज्य में किसी दूसरे नाम से जानते हैं, दूसरे राज्य में किसी दूसरे नाम जानते हैं, अन्य जगह को दूसरे नाम जानते हैं, एक देश में उसी चीज़ को दूसरे नाम जानते हैं, अन्य देशों को दूसरे नाम जानते हैं। ठीक है, तो वो लोकल की बात अलग है, लेकिन जो इनको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी जीव का नामांकरण एक ही है। ठीक है, जो इंटरनेशनल जो नॉमेनक्लेचर डिपार्टमेंट है वो एक ही किसी जीव का नाम निर्धारित करता है और सभी देशों में जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे उसका नाम होता है वो एक होता है। ठीक है, उसी नाम से ही उसको हम जानते हैं और कोई भी खोज होगी, कोई भी रिसर्च होगा उसके बारे में, तो उसी नाम से उसको जो है वो जाना जाएगा। और ताकि हम, ये क्यों किया जाता है, क्योंकि अगर कई सारे देश हैं, अगर किसी जीव जंतु का, किसी फसल का, किसी कीट का अलग अलग नाम रखेंगे तो उसके अनुसंधान में, उसकी सही पहचान करने में बहुत समस्या उत्पन्न हो जाएगी और सही से उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो अगर किसी जीव का एक ही नाम होगा कहीं पर पूरे देश में तो हम उसको आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, जैसे ट्रिटिकम एस्टिवम है गेहूं का, तो प्रत्येक राज्य, प्रत्येक देश में अंतर्राष्ट्रीय लेवल को उसका नाम ट्रिटिकम एस्टिवम ही होगा। ठीक है, अदर नाम उसका कोई नहीं होगा। ये नियमता जो है वो लागू किया गया, किसके द्वारा किया गया, इंटरनेशनल जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के द्वारा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नामकरण की जो पद्धति है उसके द्वारा ये चीज़ें जो है वो लागू किया गया और ये कहा गया कि सारे राष्ट्रों को, सारे देशों को इसका जो है वो कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से किसी भी जीव का पहचान के लिए नामांकन को उसका अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एक ही नाम जो है वो रखा गया। ठीक है, इसी की सुविधा के लिए हम ये किए गए। तो सर्वप्रथम जो है वो कैरोलस लिनियस 1758 ने। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है स्टूडेंट, जो कैरोलस लिनियस थे इनको क्या कहता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, क्योंकि टैक्सोनॉमी पे, नॉमेनक्लेचर पे सबसे ज़्यादा इन्होंने काम किया था। ठीक है, तो इनको क्या कहता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो कैरोलस लिनियस 1758 ने जीवों को एक नाम रखने की व्यवस्था दी जो सारे विश्व में एक ही हो। इस नाम को उन्होंने जीव वैज्ञानिक नाम या बायो साइंटिफिक नेम कहा तथा नामकरण की पद्धति को बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर कहा था। ठीक है, तो इसको हम जीव वैज्ञानिक या बायो साइंटिफिक नेम भी कहा जाता है और नामकरण की पद्धति को बायोनॉमिकल या द्विनाम पद्धति के नाम से भी जाना था। किसने कहा था ये चीज़, ये कहा था सर्वप्रथम
कैरोलस लिनियस ने। ठीक है, तो कैरोलस लिनियस में जो है वो जो द्विनामकरण पद्धति का नाम सर्वप्रथम किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने दिया था। और जो नामकरण की पद्धति है उसे बायोसाइंटिफिक नेम के नाम से भी जानते हैं। इसको किसने कहा था? कैरोलस लिनियस ने कहा था। और कैरोलस लिनियस ने इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ये पितामह जो है वो टैक्सोनॉमी के कहे जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद इसके अनुसार प्रत्येक जीव के दो नाम होते हैं। प्रथम जेनरिक नाम होता है जो जीव के वंश को द्योतक होता है, तथा दूसरा जात स्पीसीज कहलाता है। जैसे खरीफ के टिड्डे का नाम होता है हेरोग्लाइफस बनियान है। ठीक है, प्रथम जो है वो वंश तथा दूसरा जात का सूचक होता है। ठीक है, तो प्रत्येक जीव का जो नामकरण होता है वो जो है वो उसकी वंश और जाति को मिला करके बनता है। ठीक है, किसी भी जीव का जो नामकरण होता है किसको मिला के बनता है? उसका वंश और जाति के अनुसार जो है वो बनता है। ठीक है ना, पहला जो होता है वो वंश होता है और दूसरा जो नाम होता है वो जात का सूचक होता है। जैसे कि टिड्डे में यानी ग्रासहॉपर में क्या होता है? ग्रासहॉपर का जो साइंटिफिक नेम होता है हेरोग्लाइफस बनियान होता है। तो ये जो है हेरोग्लाइफस क्या है? उसका वंश है। ठीक है, उसका जीनस है और इसकी जो जाति है वो है बनियान। तो हेरोग्लाइफस क्या है? उसका वो है आपका इसका जीनस है और बनियान क्या है? उसकी स्पीसीज है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो इस जीनस और स्पीसीज मिला करके किसी जीव का जो है वो साइंटिफिक नेम जो है वो डिसाइड होता है। ये किस प्रकार का नाम है? ये बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर है, यानी द्विनाम पद्धति प्रणाली है। ये नाम सदैव तिरछे शब्दों में लिखा जाता है। तो ये एक चीज़ और है इसमें, ये हमेशा तिरछे वर्ड में लिखा जाता है। और किस वर्ड में लिखा जाता है? इटैलिक वर्ड में लिखा जाता है। और कैसे अक्षरों में लिखा जाता है? कैपिटल अक्षर, कैपिटल लेटर में जो है वो लिखा जाता है। तो जो द्विनाम पद्धति है वो हमेशा कैपिटल अक्षर में लिखी जाती है, इटैलिक वर्ड में लिखी जाती है। और क्या इंपॉर्टेंट होता है? ये हमेशा जो है वो तिरछे अक्षरों में भी लिखी जाती है। ठीक है ना, अगर हम इसको ऐसे कॉमन लिख देते हैं, तिरछे अक्षरों में नहीं लिख सकते हैं, तो हम इसके नीचे क्या करते हैं? नीचे जो है वो अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद हमेशा जो है वो कैपिटल लेटर में होता है और स्मॉल लेटर अक्षर में लिखा जाता है। और जाति का नाम जो है वो स्मॉल अक्षर में लिखा जाता है। और जंतु के नाम के बाद उस जाति के खोजकर्ता का नाम भी लिखते हैं। ठीक है, तो अगर जैसे आप कई साइंटिफिक नेम में कई वैज्ञानिक नाम हम देखते होंगे LMH कुछ भी लिखा रहता है, उसका मतलब क्या होता है कि उसके जिस वैज्ञानिक ने उसकी खोज की है उसके खोजकर्ता का नाम भी उसके साथ जो है वो शॉर्ट फॉर्म में जुड़ा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी जो है वो नियमता होता है। ठीक है, तो अब बात आती है ट्राइनॉमिनल नॉमेनक्लेचर की। जो त्रिनाम पद्धति है तो यह क्या होती है? यह वह पद्धति है जिसमें किसी जीव का नाम 3 शब्दों में व्यक्त किया जाता है। इसमें प्रथम शब्द वंश, दूसरा जाति तथा तीसरा उपजाति को प्रदर्शित करता है। तो जैसे हीरोग्लाइफस बनियान था, वो क्या था? वो जो है वो द्विनाम पद्धति कहा जाता था। ठीक है ना, द्विनाम पद्धति कहा जाता था। और जैसे त्रिनाम पद्धति में क्या होता है कि 3 चीज़ होती हैं। क्या क्या होती हैं? तो द्विनाम पद्धति में क्या होता है? 2 चीज़ें होती हैं, वंश और जाति, जीनस और स्पीसीज। पहला उसका जो है वो जीनस होता है, दूसरी क्या होती है? स्पीसीज होती है। और त्रिनाम पद्धति में क्या होता है? 3 चीज़ें होती हैं। प्रथम क्या होता है? वंश होता है, दूसरा जाति होता है तथा तीसरा क्या होता है? उपजाति जो है वो जुड़ा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? सब स्पीसीज। तो 3 चीज़ों मिला करके जो है वो ये जो है वो आपका ट्राइनॉमिनल नॉमेनक्लेचर जो है वो निर्माण होता है। जैसे इसमें क्या होता है कि कौवे का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? कर्वस स्प्लेंडस। ठीक है ना, जनरली क्या होता है? कौवे का वैज्ञानिक नाम कर्वस स्प्लेंडस होता है। परंतु भारत वर्मा तथा लंका में पाए जाने वाले कौवों में अधिक भिन्नता होने के कारण उन्हें क्या कहता है? कर्वस स्प्लेंडस। ठीक है ना, तो जैसे जनरली कौवे का जो साइंटिफिक नेम होता है वो कर्वस स्प्लेंडस होता है, लेकिन इनके जो भारत में वर्मा में लंका में कुछ ऐसे कौवे पाए जाते हैं जिनमें कई प्रकार की भिन्नता पाई जाती है। उनकी कार्यात्मक भिन्नता होती है। ठीक है, फंक्शनल डिफरेंट होता है, स्ट्रक्चरल बॉडी मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंट होता है। तो उसके आधार पर इनको
इनका वैज्ञानिक नाम जो है वो अलग होता है। इसमें त्रिनाम पद्धत होती है। क्या लिखा जाता है, क्या लिखते हैं हम, कर्वस, स्प्लेंडस और स्प्लेंडर, ठीक है ना। तो स्प्लेंडस 2 बार लिखा होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो कर्वस होता है वो होता है आपका जीनस होता है, ठीक है। और जो स्प्लेंडस होती है वो स्पीसीज होती है, और ये स्प्लेंडस क्या होती है, ये होती है सब स्पीसीज होती है, सब स्पीसीज होती है। तो ये क्या कहलाता है, ये इसका कहलाता है ट्राइनोमिनल नोमेनक्लेचर, ट्राइनोमिनल क्लेचर, ठीक है ना। त्रिनाम पद्धति, इसको क्या कहते हैं, त्रिनाम पद्धति, जिसमें जिस पद्धति में किसी भी जीव का 3 नाम पद्धति हो, 3 नामों का जुड़ा हो, उसे हम ट्राइनोमिनल नोमेनक्लेचर के नाम जानते हैं। इसमें क्या होता है, जीनस, स्पीसीज और सब स्पीसीज होता है, ठीक है ना। इसमें भारतीय, कौवे वर्मा होता है। तो इस प्रकार से ये त्रिनाम पद्धति होती है। तो द्विनाम पद्धति में इस प्रकार से होता है, त्रिनाम पद्धति में इस प्रकार से होता है, ठीक है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बिल्कुल अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। और इसके आगे मैं कल फिर आपको पढ़ाऊँगा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो। आज की क्लास में बस इतना ही। आप बिल्कुल अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, हम आपके साथ हैं। और कोई समस्या होती है तो आप बिल्कुल बेहिचक पूछ सकते हैं। अब हम अगले सेशन में आपसे क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आए हैं, ठीक है ना, तो उसका हम सॉल्व कराएंगे। यानी हमारी मैराथन क्लास होगी, वो अगले क्लास में आपको मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो मैराथन क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट विषय होंगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, उसके बारे में हम निरंतर जो है आपसे डिस्कस करते रहेंगे। और अच्छे से आप जो है पढ़ते रहिए, यही शुभकामना है मेरी। धन्यवाद।